हेलो एवरीवन। कल हमने किया था प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड होता क्या है और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है। आज हम करेंगे प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर को करने से पहले एक बार एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर देश में सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। जैसे इंडिया को क्या कहा जाता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में नंबर 1 पे है। तो यहाँ पर मान लो गेहूं या चावल जो भी ज्यादा क्वांटिटी में है, अगर वो डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो रही है तो इंडिया क्या करेगा, उस डिमांड और सप्लाई को इक्वल लाने के लिए वो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसे बाहर देश में क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई भी इक्वल हो जाएगी और उसके साथ साथ हमें कुछ फॉरेन करेंसी भी मिल जाएगी। तो इसे एक्सपोर्ट ट्रेड हम ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं अपने देश के अंदर, तो बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज या बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है। बट अगर हम यही बिजनेस अपने देश से बाहर कर रहे हैं यानी कि आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज फुलफिल की जाती हैं, उन्हीं को आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट ट्रेड करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और उसके साथ साथ किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमें पड़ती है, वो भी हम इसी के अंदर स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंक्वायरी करनी होती है कि इस चीज की जो प्रोडक्ट हम सप्लाई करना चाह रहे हैं वहां पर उसकी डिमांड है या नहीं है। अगर वहां पर पहले ही उसकी सप्लाई ज्यादा है और वहीं पर हम सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो एक्सपोर्ट ट्रेड करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इंक्वायरी करनी पड़ती है। ट्रेड इंक्वायरी बोलते हैं उसे, कि कहां पर इस चीज की जरूरत है और हमें किस प्राइस पर मिलेगा, हम किस प्राइस पर वहां पर सप्लाई कर पाएंगे, हमें उससे बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, ट्रेड इंक्वायरी करनी पड़ती है। इंपोर्टर देखना पड़ता है कि कौन हमारी चीज को लेगा और कितने प्राइस और कितने क्वांटिटी की उसे जरूरत है। तो ये सब किसके अंदर किया जाता है, ट्रेड इंक्वायरी के अंदर किया जाता है। उसके बाद रिसीट्स ऑफ इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि इंपोर्टर से हमें क्या रिसीव होता है, ऑर्डर रिसीव होता है। इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। तो हमें जो इंडेंट मिलता है, जो ऑर्डर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ता है। जैसा कि हमने इंपोर्टर ट्रेड की प्रोसेस में जाना था कि इंडेंट कितने टाइप्स का होता है, क्लोज्ड और ओपन। ओपन इंडेंट भी रिसीव हो सकता है एक्सपोर्टर को, और क्लोज इंडेंट भी। क्लोज इंडेंट अगर मिलता है तो उसमें सारी की सारी बातें इंपोर्टर लिखता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, यानी कि बहुत छोटी छोटी डिटेल को भी उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। उसे बोलते हैं हम क्लोज इंडेंट। और ओपन इंडेंट क्या होता है, एक दो बात जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को क्या किया जाता है, उसमें दिखा जाता है। बाकी सारी जो डिटेल है वो किसके ऊपर छोड़ दी जाती है, एक्सपोर्टर के ऊपर छोड़ दी जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को तैयार कर लीजिए। तो ऑर्डर भी मिल गया। अब हम मान लो हम किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट की पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट इंक्वायरी करते हैं। और इसके लिए बैंक अहम भूमिका निभाता है। बैंक क्या करेगा, इंपोर्टर के बिहाफ पर लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास भेजेगा।
लेटर ऑफ क्रेडिट से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो पर्सन है ये हमारी क्या कर पाएगा, पेमेंट कर पाएगा। तो आगे का प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप याद करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये नहीं कि पहले आपने लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवा लिया और फिर बाद में ट्रेड इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है। ऐसे कोई भी इंपोर्टर जब तक उसका ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऑर्डर के बाद ही हम क्या करते हैं, उसकी क्रेडिट इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब हमने उसकी क्रेडिट इंक्वायरी कर ली, अब हमें अगर सामान वहां पर भेजना है तो हमें क्या बनवाना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाएंगे। उसके बाद फिर स्टेप आएगा डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। जितने रुपए का हम लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो 1991 से पहले क्या था, हमें डिक्लेयर करना होता था कि आरबीआई के पास उतने पैसे में क्या करवाने पड़ते थे, जमा करवाने पड़ते थे। कुछ ऐसा ही प्रोसीजर होता था। बट 1991 के बाद जब से लिबरलाइजेशन आया है तो डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब हम उस पैसे को कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास भी रख सकते हैं, इसका कुछ टाइम लिमिट होता है, या फिर इसे फॉरेन मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसके बाद है फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये नया भी है। तो फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता है। देखो मान लो ऑर्डर रिसीव हुआ हमें 1 जुलाई को 2019 को, तो देखो इतना इजी तो है नहीं, ऑर्डर भी तैयार करना पड़ेगा, इतना सारा प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा। मान लो उसमें लग जाता है टाइम 6 मंथ का, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के गैप में, इस गैप में जुलाई से 6 मंथ के बाद तक के गैप में क्या होता है, जब उस टाइम मान लो डॉलर का रेट था 50 और बढ़ 52 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, यानी कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्टर को एक उसके दिमाग में ये रहता है कि कहीं उसे लॉस ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारी, इसके एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए वो क्या कर लेता है, एक्सचेंज रेट का फिक्सेशन कर लेता है। यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे फॉरवर्ड एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू वो क्या कर लेता है, इस रेट को फिक्स कर लेता है कि भाई रेट बढ़ेगा या घटेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे क्या करोगे, अगर मैं 5 लाख का सामान वहां पे भेज रहा हूँ तो आप मुझे 5 लाख रुपीज दे देना। इनके बदले वो कमीशन लेते हैं, उन्हें उसका प्राइस हाई होता है या लॉस होता है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर लेते हैं, अपनी एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेते हैं। तो यही इसमें किया जाता है, अपने लॉस को, उसका जो डर है कि कहीं इसका प्राइस घट ना जाए या, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उस एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद सेवंथ आती है कलेक्शन ऑफ गुड। अब हमने क्या किया, अपने इस जो हमारी ये डर था, जो हमारा रिस्क था, उसको भी हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, जिस गुड्स को जो हमारे पास ऑर्डर आया है उसे क्या करेंगे, उन गुड्स को कलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास स्टोर में है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसे इकट्ठा करेंगे। और फिर उसके बाद पैकिंग एंड मार्किंग, उसकी पैकिंग करेंगे और उनके ऊपर मार्किंग का बदला उनके ऊपर कुछ चिन्ह लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट वही है जो मंगवाया है, उसके ऊपर एक मार्क करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्ड एजेंट। अब हम देखो इंपोर्ट का प्रोसीजर जब हम कर रहे तो वहां पर क्या अपॉइंट किया था हमने, क्लियर एजेंट, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड एजेंट। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जब आते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जब हम इंपोर्ट ट्रेड करते हैं तो किसको अपॉइंट करते हैं, और जब एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं उस प्रोसेस में हम किसको अपॉइंट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड की जो प्रोसीजर है उसमें किसको किया जाता है, फॉरवर्ड एजेंट को। फॉरवर्ड एजेंट का मतलब क्या है, जो आगे सामान को भेज रहा है, इसीलिए इस एजेंट को क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड एजेंट कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर होता है जो एक्सपर्ट ही जिसको क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, इसलिए फॉरवर्ड एजेंट की नियुक्ति कर दी जाती है।
उसके बाद फॉरवर्डिंग गुड्स टू द पोर्ट, पोर्ट में क्या किया जाता है, गुड्स को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और जो फॉरवर्ड एजेंट है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑब्टेनिंग द शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग ऑर्डर को क्या करता है, ऑब्टेन करता है। उसके बाद प्रीपेइंग शिपिंग बिल, शिपिंग बिल बनवाता है, क्योंकि शिप में हमारा सामान डलना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो बिल बनवा देता है। उसके बाद पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज, हमारी कुछ ड्यूज रहती हैं डॉक की, तो उन्हें क्या की जाती है, उनकी पेमेंट कर दी जाती है। यहाँ से हमें डॉक चालान मिलता है जिसकी एक रिसिप्ट वहां पर सबमिट हो जाती है और एक हम अपने पास रख लेते हैं एज ए प्रूफ। ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट्स, मैट रिसिप्ट्स, यहाँ पर मैट क्या होता है, कैप्टन, जो वहां का कैप्टन होता है, उससे एक रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। उस रिसिप्ट में क्या लिखा होता है, अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, आपकी पैकिंग बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी उस टाइम जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ही ओके है, तो वो हमें क्या दे देता है, क्लीन रिसिप्ट दे देता है। लेकिन अगर उसे पैकिंग में थोड़ी भी 19-20 की, यानी कि उसे ये लगता है कि इसमें थोड़ी सी कमी है, तो वो क्या देता है, फॉल रिसिप्ट दे देता है। उसको बोलते हैं हिंदी में दूषित रिसिप्ट, यानी कि वो ये कहता है कि इसकी 100% जो है प्रोडक्ट बिल्कुल सही क्वांटिटी में या क्वालिटी में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है। अगर कंडीशन में थोड़ा सा भी फर्क लगता है तो फॉल रिसिप्ट आपको देगा, और अगर कंडीशन बिल्कुल ओके है और पैकिंग भी बिल्कुल सही है तो आपको कौन सी रिसिप्ट देगा, क्लीन रिसिप्ट देगा। उस रिसिप्ट के बाद क्या होगा, बिल ऑफ लैंडिंग, कि आपका जो सामान है वो क्या कर दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा। उसके बाद सामान जब लोड हो गया तो उसका इंश्योरेंस भी करवाना होता है, तो जो हमारा फॉरवर्डिंग एजेंट है वो देखेगा कि कौन सी कंपनी हमें अच्छे कम प्राइस में ज्यादा बेनिफिट देने की, ज्यादा उसको कवर करने की कोशिश कर रही है, तो जो हमें अच्छी लगेगी जिसकी पॉलिसी, वहां से हम क्या करवा लेंगे, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेंगे। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर कौन कर रहा है, फॉरवर्डिंग एजेंट कर रहा है। उसके बाद वो करेगा एडवाइस टू द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को सबसे लास्ट में फिर वो क्या करेगा, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देगा कि भाई आपका जो यहाँ का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आपका सामान यहाँ से जाने को रेडी है। जब एक्सपोर्टर को ये बात पता चलेगी तो वो क्या करेगा, प्रिपेयर इनवॉइस, इनवॉइस को तैयार करेगा, यानी कि एक बिल बनाएगा, एक रिसिप्ट बनाएगा कि इतनी क्वांटिटी और इतने प्रोडक्ट और इतने रुपए का सामान हमारा कहाँ जा रहा है, इस देश में जा रहा है। उसके बाद ऑब्टेनिंग इनवॉइस सर्टिफिकेट बाय कंसुलर, कई जगह पर जो आपने जो बिल बनाया है, कई देश ऐसे हैं जो उसको मान्य नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारा वहां पर कंसुलर है, कंसुलर का मतलब है कि जो इंपोर्ट कंट्री है वो अपना एक दूत भेज देती है, उस कंट्री में नियुक्त किया जाता है कि जो भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहेगा वो इसके सिग्नेचर करवा के हमारे पास सर्टिफिकेट भेजेगा। तो जो इनवॉइस है वो वहां से सर्टिफाइड करवा के इंपोर्ट कंट्री, इंपोर्टर के पास भेज दिया जाता है। इसके लिए हम बैंक को भी यूज कर सकते हैं, अगर रिलायबल पर्सन है तो डायरेक्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर अपना जो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब, अब आ गए हैं हम 14 पॉइंट में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब यहाँ पर क्या है, कई बार इंपोर्टर को ये होता है कि वहां की कंट्री में उसको कुछ छूट दी जाती है, तो वो छूट उसको कब मिलेगी, यानी कि वो डिस्काउंट उसको कब मिलेगा, जब वो एक्सपोर्टर कंट्रीज के जिसके साथ एक्सपोर्ट कर रहा है उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वहां पर शो कर देगा कि इस कंट्रीज के साथ मैंने बिजनेस किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा देश चाहता है कि हमारे मान लो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा अमेरिका के साथ अच्छा संबंध हो, तो अगर हम उसके साथ जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे हमारा रिलेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसके लिए एक्सपोर्टर कंट्रीज कुछ डिस्काउंट देती है,
सॉरी इंपोर्टर कंट्रीज कुछ डिस्काउंट देती है वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए एक्सपोर्टर का क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किसके पास भेजा जाता है, इंपोर्टर के पास भेजा जाता है। उसके बाद है 15 पॉइंट, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट। अब पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। सारा सब कुछ जो प्रोसेस है वो चल ही किस लिए रहा था, पेमेंट के लिए। अब क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि पेमेंट ऑन कैश होनी है या बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होनी है या फिर बैंक के थ्रू होनी है। जिसके थ्रू होनी है उसके डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिए जाएंगे, प्रिपेयर कर लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट होगा एडवाइस टू इंपोर्टर। एक्सपोर्टर का यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेगा वो, इंपोर्टर को एडवाइस करेगा, यानी कि उसे बताएगा कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। हमने वो एडवाइस बैंक के थ्रू भी कर सकता है, और यदि रिलायबल पर्सन है तो बैंक कहता है कि आप आपस में भी क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो कंप्लीट होता है। जो प्रोसीजर है या फिर जो जो इनमें डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं उनको भी हमने आपको इसी के अंदर बता दिया है कि कब कहाँ पर किस डॉक्यूमेंट्स को यूज किया गया था। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने इंपोर्ट ट्रेड में बिल्कुल इनको एक एक पॉइंट खोल के बताया है, इसीलिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए तो यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं। तो पहले आप इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसेस देखिएगा, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट ट्रेड की प्रोसेस बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। तो एक बार फिर इनके पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, ट्रेड इंक्वायरी। उसके बाद सेकंड, रिसिप्ट्स ऑफ इंडेंट या ऑर्डर रिसीव होता है। उसके बाद क्रेडिट इंक्वायरी की जाती है कि भाई ये हमारा पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसमें बैंक अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस को यहाँ पर बनवा लिया जाता है। उसके बाद डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज डिक्लेयर करना होता था, बट अब ऐसा प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन होता है उसके रिस्क से बचने के लिए हम क्या करवा लेते हैं, फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। उसके बाद कलेक्शन ऑफ गुड्स को कलेक्ट किया जाता है। प्रीपेड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट डॉक्यूमेंट्स, सॉरी ये तो लास्ट पॉइंट हो गया। पैकिंग एंड मार्किंग। उसके बाद क्या किया जाता है, कलेक्शन के बाद उनको पैकिंग किया जाता है और उसके ऊपर मार्क कर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्ड एजेंट को अपॉइंट किया जाता है। और इंपोर्ट ट्रेड में हम किसको नियुक्त कर रहे थे, क्लियर एजेंट को। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। फॉरवर्डिंग गुड्स टू पोर्ट, उसके बाद जो गुड्स है उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, किसके लिए, पोर्ट के लिए। फंक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट एट पोर्ट। फॉरवर्डिंग एजेंट के जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे बताए हैं। ऑब्टेनिंग द शिपिंग ऑर्डर ऑब्टेन करना, प्रीपेड शिपिंग बिल प्रिपेयर करना। उसके बाद जो पेमेंट वगैरह रह गई है उनको मैट्स की रिसिप्ट्स लेना, रिसिप्ट्स भी हो सकती है और रिसिप्ट्स भी हो सकती है। उसके बाद उसका इंश्योरेंस करवाना, और लास्ट में एडवाइस टू द एक्सपोर्टर कि भाई आपका सारा काम हो गया है। एक्सपोर्टर को जो अपना कमीशन है या फिर जो बिल की पेमेंट रहती है उन सभी के डॉक्यूमेंट्स उसको सेंड कर दिए जाते हैं। उसके बाद काम स्टार्ट होता है एक्सपोर्टर का। एक्सपोर्टर क्या करेगा, प्रीपेड इनवॉइस यानी कि बिल तैयार करेगा। अगर उसे सर्टिफाइड करवाने की जरूरत है तो उसे सर्टिफाइड करवाएगा, किससे, बाय कंसुलर से। कंसुलर हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अपना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवाएगा। उसके बाद प्रीपेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट। अब पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा कि ऑन डिमांड होनी है पेमेंट या फिर कैश ऑन पेमेंट होनी है या बैंक के थ्रू पेमेंट होनी है, किस तरह से होनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा। और लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास सेंड कर दिए जाएंगे, इंपोर्टर के पास सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और कहीं पर भी कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।